नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन के सभी घटक दलों की मौजूदगी होगी, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खास करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, सीएम फेस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो कोऑर्डिनेशन बैठाने की पूरी कोशिश हो रही है इस चुनाव से पहले, और आज गठबंधन के महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। तो महागठबंधन में आज महामंथन किया जाएगा। इस बैठक में ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, उस पर समझा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो इंडिया के घटक दल हैं, बाकी उनकी भी तस्वीर, उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में क्या कांग्रेस इस बार दबाव बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। आने का बैठक है, सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी का ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, आज महामंथन महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर के, खास करके सीएम फेस को लेकर के क्या बातचीत हो सकती है, क्या तैयारी इस बैठक को लेकर? देखिए, ये बैठक जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है और दूसरी बैठक है। पहली बैठक जो हम लोगों ने हाल ही में देखा दिल्ली में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, वो भी शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस प्रभारी, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तेजस्वी यादव थे, मनोज झा थे, संजय यादव थे, सभी लोग जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन उस बैठक में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस जो है उनके नेता बैठे थे। आज जो बैठक है पटना के आरजेडी कार्यालय में, ये बैठक है 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में महागठबंधन घटक दल के सभी पार्टी शामिल होगी और इसमें जो सबसे बड़ा के तौर पे है वो तेजस्वी यादव नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा यह फाइनल नहीं हुआ है, इसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आरजेडी बार बार कर रही है कि हम बड़ी पार्टी है राज्य की, तो हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव वो इस महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। इन बात पर आज मोहर लगती है या संशय जो है आगे भी बरकरार रहता है, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो है वो वीआईपी को लेकर के है। वीआईपी को लेकर के लगातार एनडीए घटक दल की तरफ से जो है बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि, हालांकि ये नाम खुल करके नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन जरूर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ साथी जो है वो हमारे संपर्क में है, जिसका खंडन कल मुकेश सहनी ने किया। हमारे जब इनपुट न्यूज एडिटर मनमोहन सिंह ने बात करी मुकेश सहनी से, तो उन्होंने इसका खंडन किया। लेकिन खंडन करना और कयास का बादल छाया रहना, दोनों अपने अपनी जगह जो है वो बरकरार है। क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें जो होती है, जो कही जाती है कैमरे के ऑन कैमरे आकर के, वो होती नहीं है। तो अमित, क्या वीआईपी की स्थिति आज भी साफ हो सकती है कि बैठक में मुकेश सहनी शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? देखिए, अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं, उनके नुमाइंदे भी आते हैं, तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ वो महागठबंधन में आगे वो बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। क्योंकि जो हम बातें कर रहे थे कि तस्वीर जो है वो शीशे की तरह साफ नहीं होती राजनीति में। धुंध के जो बादल है वो हमेशा छाए रहते हैं। कब ऊंट किस करवट बैठ जाएगा ये कहना जल्दीबाजी होता है। और अभी चूंकि मुकेश सहनी को लेकर के अगर बात निकली है, तो ये बात कितनी दूर तक जाती है या बात यहीं थम जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। अगर मुकेश सहनी आज खुद इस बैठक में आते हैं, बिल्कुल, तो बड़ी बैठक और इस बैठक में महामंथन, नजर बनाकर रखिए। अपडेट आगे मिलेंगे, शुक्रिया। फिलहाल केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसा है।
गिरिराज सिंह ने कहा कि बैठक से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। बिहार की जनता क्या चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने, और तेजस्वी यादव ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि वो सत्ता में आएंगे तो बिहार को बंगाल बनाएंगे। इस पर क्या होगा तो क्या होगा, मुझ मोटे यहाँ तो लूट हो, यहाँ होगा क्या। जनता फिर चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने। तेजस्वी यादव तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी आऊंगा तो बिहार को बंगाल बनाऊंगा। बिहार में चुनाव होने में भले ही 3 महीने की देरी है, पर एनडीए ने कमर अभी से कस ली है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। ये दावा बार बार किया जा रहा है एनडीए की ओर से। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश, यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सर मढ़ दिया है और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हैं। ममता के बयान आते ही जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि ममता नीतीश को नसीहत ना दे। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जान बचाने के लिए कई हिंदू परिवारों को बंगाल से पलायन कर झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है, हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में धधक रही हिंसा की आंच से
अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ममता के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि नीतीश को ममता बनर्जी नसीहत ना दे, क्योंकि नीतीश के 20 साल के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल पूरा देश देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। जिंदगी मानो पटरी से उतर गई हो। आम लोगों की चहलकदमी से ज्यादा मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार, हाजीपुर से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि देश भर में आगजनी का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा किया जा रहा है। चिराग ने आरोप लगाया कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया था तब भी इन लोगों ने पूरे देश में आगजनी और हिंसा का माहौल बना दिया था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वे ही फिर से बिहार के सीएम भी बनेंगे। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है कि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। मुकेश सहनी के बयान पर एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला है। राजू तिवारी ने कहा कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये हम तय करेंगे। मुकेश सहनी को अपनी चिंता करनी चाहिए। आपको बता दें कि एक बयान में मुकेश सहनी ने यह कहा था कि चिराग पासवान को 50 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी के लोग एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि बार बार कह रही है कि मुकेश सहनी बीजेपी में आएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। चिराग पासवान को 50 सीट विधानसभा चुनाव में लेनी चाहिए। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। 50 सीट की बात कह रही है, क्या लग रहा है कितनी सीट? देखिए, हमको किसी और के राय की आवश्यकता नहीं है कि हम कितना सीट लेंगे, कितना सीट नहीं लेंगे। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सीट का समझौता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा। रही बात उनकी, तो बार बार उन्हीं को सफाई क्यों देना पड़ रहा है कि किधर जाएंगे किधर नहीं। निश्चित रूप से जब बार बार किसी चीज़ की सफाई आती है तो दाल में कुछ काला होता है। राजन, कितनी सीटों की डिमांड? ये देखिए, डिमांड, ये सब बातें आपको कैमरे ऑन ऑफ कैमरे भी हम लोग कुछ काम करते हैं और जिस दिन गठबंधन हम लोग का हो जाएगा उस दिन आप सब लोगों को बुला करके हम लोग बता देंगे कि कितने कितने सीटों पर कौन कौन से एनडीए घटक दल चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पे कहना है कि कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन धर्म के तहत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने कहा है कि 50 सीट चिराग पासवान को मांगनी चाहिए, ये उनका कथन है। गठबंधन धर्म के तहत ही सीट तय की जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारी को भव्य बनाने में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता जुट गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय,
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री नीरज कुमार बबलू। ये सब नेता जिला जिला जा रहे हैं और 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। आपको गांव-गांव में जाके हाथ जोड़ के लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा कि मोदी जी का निमंत्रण है, मधुबनी आने का निमंत्रण है। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है और इसकी तैयारी में बीजेपी के साथ ही जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम, आरएलएम के नेता लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे पीएम के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस साल दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के 14 जिलों को साधने की तैयारी में भी हैं। हालांकि ये वो जिले हैं जहां एनडीए पहले से काफी मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली थी। 2025 में 2020 से भी बड़ी जीत के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को ग्रैंड बनाने की तैयारी है। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भ्रम को बीजेपी अब दूर कर रही है और इसे लेकर के 19 अप्रैल से पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाएगी और इसे लेकर पटना में बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग की। वक्फ कानून के जनसाधारण को जागरूक करने के लिए हुई बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, पूर्व सांसद साबिर अली सहित कई नेता मौजूद रहे। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे जेडीयू सांसद सुनील कुमार, जहां उनको शराब की खाली बोतलें मिली, जिसके बाद वो भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ी भी सामने आई। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब लिखेगा भवन में प्रॉब्लम है तो वहाँ से टीम आएगी, जांच करेगा, बिल्डिंग खराब है तो दूसरा बिल्डिंग बनेगा, तो हम आए तो पूरा घूम लें और यहाँ पर आए तो घोर मतलब सफाई का। दुनिया में हर जगह जो है कुछ ना कुछ बैड एलिमेंट होता है और सरकार जो है बैड एलिमेंट का सुधार करने का तरीका जानती है। इसके लिए मैंने जो है डीएसपी को कहा और जो प्रशासनिक गतिविधियां में जो दिक्कत था उसके लिए मैंने एसडीओ को कहा। तो एसडीओ शायद वो लौरिया में थे, बोले कि मैं आता हूं तो देखूंगा, और उन्होंने बीडीओ को भेजा और मजिस्ट्रेट उनके साथ है और डीएसपी भी नहीं थे तो उन्होंने भी इंस्पेक्टर को भेजा और उस पूरी चीज़ को जो है न्यायिक जाँच के लिए हमने लिखा है और इसका विधिवत कार्रवाई होगा और जो भी दंडित होगा वह दंडित। और बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने शादी के 12 दिन पहले दुल्हन और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी उसने गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना सिलाव थाना के सिंह कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां चंडी मऊ निवासी मनीष कुमार ने सिलाव की ही सिंह कॉलोनी निवासी जोगेंद्र राम की पत्नी और उनकी बेटी पूनम कुमारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एसपी के मुताबिक इसी 28 अप्रैल को पूनम की शादी होने वाली थी। आरोपी मनीष का पूनम के भाई के साथ घर आना जाना था और उसने जल्दीबाजी में कोई फैसला लिया और गोली मार दी। ये जो है सिलाव थाना अंतर्गत जो होटल बुद्धा इंटरनेशनल, इसके पीछे जो है एक आरोपी व्यक्ति जिसका नाम मनीष कुमार है, वो आए और एक घर में आके उन्होंने फायरिंग की घटना की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती और एक महिला का जो है उसमें निधन हो गया है। ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। पुट्टुसा देवी और पूनम कुमारी जो है नाम है। और जो आरोपी व्यक्ति है उसने खुद को भी जो है जो पिस्टल से दोनों को गोली मारी, उससे ही खुद को गोली मार ली है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में तब अजीब स्थिति पैदा हो गई जब हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर मुस्लिम लड़का शादी करने कोर्ट पहुंच गया। लव जिहाद के शक में वकीलों ने लड़के को पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिल गई और देखते ही देखते कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया। लड़की और लड़का को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं लड़की के घर वालों को भी खबर कर दी गई है। हालांकि पुलिस कैमरे पर कुछ भी बताने से बच रही है। लड़की सीतामढ़ी की बताई जाती है। सीतामढ़ी की कोई लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी
और कोई दूसरा मुस्लिम लड़का था जो उसको मुस्लिम का ड्रेस वगैरह सब लड़की को पहना करके कोर्ट कैंपस में लेकर के आया हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी यहाँ के हिंदू संगठनों को हुआ है तो उन लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया और प्रशासन जो है तो लड़की को अपने कब्जे में करके और लड़का वगैरह को कब्जा में शायद कर लिया है और उसके बाद में पुलिस यहाँ से लेकर चली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदू लड़की को बुर्का क्यों पहनाकर लाया रेहान? लड़की की पहचान छुपाने की कोशिश आखिर क्यों की गई और शादी के लिए पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लव जिहाद का ये पूरा मामला है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।